हाय एवरीवन। तो एंजल वन ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं, तो एक बार इनका क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। तो देखिए, तो इनका जो रेवेन्यू है वो लास्ट ईयर दिसंबर क्वार्टर में करीब 1060 करोड़ का था, और अभी बढ़ के 1263 करोड़ का हो गया है। यानी करीब करीब ये 19 से 20% का इंक्रीमेंट है। हालांकि अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, तो इनका जो सितंबर में जो इनका रेवेन्यू था वो करीब 1515 करोड़ का था। अगर आप वहाँ से देखो तो यहाँ पे काफ़ी शार्प डिक्लाइन है। जबकि एंजल वन एक ब्रोकिंग बिजनेस में है, और ब्रोकिंग बिजनेस यूजली साइक्लिक नहीं होते। ठीक है, तो इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ में अगर हम प्रॉफिट की बात करें, तो आप प्रॉफिट देखो, यहाँ देखो प्रॉफिट फॉर द पीरियड लिखा है। तो यहाँ पे आप देखो तो लास्ट ईयर 260 करोड़ का प्रॉफिट था सेम क्वार्टर में, और इस साल 281 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी करीब 8% का प्रॉफिट में ग्रोथ है, सिर्फ ओनली 8%। और क्वार्टरली आप देखो तो लास्ट ईयर पिछले क्वार्टर में 423 करोड़ इसने प्रॉफिट किया था। अगर आप वहाँ से देखो तो बहुत ही शार्प डिक्लाइन है, मतलब इसका जो प्रॉफिट है वो बहुत तेज़ी से घटा है। अगर एक बार इसका एक्सपेक्टेशन देखें, तो यहाँ पे ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट है। तो इन्होंने रेवेन्यू का तो नहीं, बट हाँ प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन दिया था। इनका जो एस्टिमेट था, इनका 323 करोड़ का एस्टिमेट था कि ये कंपनी इस क्वार्टर में 323 करोड़ प्रॉफिट करेगी। यानी करीब करीब 24% का ग्रोथ हमें मिलेगा। लेकिन इन्होंने प्रॉफिट सिर्फ 281 करोड़ का किया है, और सिर्फ 8% की ग्रोथ दी है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसने जो एक्सपेक्टेशन थी, इसने काफ़ी बड़े मार्जिन से इसने मिस किया है एक्सपेक्टेशन को। अगर हम मनी कंट्रोल की जो एक्सपेक्टेशन उनको हम सही माने, तो हो सकता है आने वाले टाइम में इस कंपनी और ज़्यादा गिरावट हो। अगर हम टेक्निकल चार्ट अगर हम इस कंपनी का देखें, तो वैसे तो यहाँ एक माइनर सपोर्ट है, बट ये जो साफ फॉल है, इसको हम फॉलिंग नाइफ बोलते हैं कि काफ़ी तेज़ी से फॉल हो रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये 2000 तक जाना चाहिए। ऐसा अनुमान है कि 2000 तक जा सकता है। अब एक चीज़ हम सोचें कि ये कंपनी कहाँ पे रुकेगी। तो आप देखो, ये जो कंपनी है, ये 2-3 साल में करीब 10 गुना हुई थी। आप देखो तो यहाँ पे करीब 200 रुपये का शेयर, 300 रुपये का शेयर, यहाँ पे करीब 4,000 तक चला गया था। यानी कि 10 गुना से ज़्यादा की ग्रोथ हुई थी। और कोई भी स्टॉक इतनी तेज़ी से ग्रो होता है, तो उसके पीछे मेनली 3 रीज़न हो सकते हैं। एक तो कंपनी की अर्निंग्स बढ़ी हो, या उसका पी एक्सपेंशन हुआ हो, या फिर दोनों हुआ हो। मतलब अर्निंग भी बढ़ी हो प्लस पी रेशियो भी बढ़ा हो, यानी हम इसको बोलते हैं डबल इंजन की सरकार। तो एंजल के केस में अगर हम देखें, तो इस केस में इस कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था, और साथ में इसका पी एक्सपेंशन भी हुआ। अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करोगे, तो ये जो कंपनी थी करीब 180 करोड़ के आसपास प्रॉफिट करती थी, और वहाँ से बढ़ के आप सोचो 82 करोड़ का प्रॉफिट करीब 1000 करोड़ हो गया था। मतलब कि प्रॉफिट जो है 10 गुना हो गया था। तो प्रॉफिट 10 गुना, इसलिए शेयर का भी 10 गुना होना लाजमी था। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अभी जो इशू चल रहा है वो कंपनी वाली प्रॉफिट को दिक्कत है कि अभी ये जो कंपनी है अपने प्रॉफिट को मेंटेन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और इसमें हम और चीज़ देखें कि यहाँ पे फॉल क्यों हुआ था। ठीक है, ये जो फॉल है इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो पहला तो नेचुरल रीज़न है कि कोई भी स्टॉक जब इतनी बड़ी रीजन रैली देता है, मतलब देखो आप 3 साल में इतना बड़ा रैली देता है, तो एक करेक्शन तो बनता है। यूजली कोई कंपनी यार 2 गुना 4 गुना 5 गुना हुई है, तो उसके बाद थोड़े बहुत करेक्शंस तो चलते रहते हैं। दूसरा है क्या है कि सेबी ने इसके ऊपर कई कई सारे रेगुलेशन इम्पोज किए हैं। एक्चुअली सिर्फ इसके ऊपर नहीं, जितनी ब्रोकर हैं, चाहे वो ग्रो हो, जीरोधा हो, एम स्टॉक हो, सभी के ऊपर कुछ रेगुलेशन आए हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस को रिलेटेड। और लॉट साइज बढ़ाया है, तो एक डर है कि शायद ट्रेडिंग कम होगी। दूसरा क्या है कि ओवरऑल मार्केट जो सेंटीमेंट है, पीछे 2-3 मंथ से आप देखो, अक्टूबर मंथ से ही निफ्टी गिरे जा रहा है। और जब भी मार्केट गिरता है तो ट्रेडिंग कम होती है, और ट्रेडिंग अगर कम होती है तो ये जो ब्रोकर होते हैं उनके प्रॉफिट्स कम निकलते हैं। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है। और दूसरा क्या है कि एक कंपटीशन का खतरा। ये जो ब्रोकिंग की इंडस्ट्री है, पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मतलब आप देखो, जीरोधा है, ग्रो है, बट इसके अलावा जो ट्रेडिशनल प्लेयर थे, जैसे एच था, कोटक था, इन लोगों ने भी अपने डिस्काउंट ब्रोकिंग शुरू कर दिया है। जैसे एच डी एफ सी स्काई आता है, कोटक ने कोटक न्यू स्टार्ट किया है, और उन्होंने MTF स्टार्ट किया है, तो उसके अंदर नए क्लाइंट्स आ रहे हैं। इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छा दे रहे हैं कोटक वाले। तो अभी जो ट्रेडिशनल प्लेयर थे वो भी डिस्काउंट ब्रोकिंग में जा रहे हैं। तो जैसे मोतीलाल ओसवाल है, उन्होंने भी डिस्काउंट ब्रोकिंग शुरू कर दिया है। तो जितने ट्रेडिशनल ब्रोकर थे वो भी अब धीरे धीरे डिस्काउंट ब्रोकिंग में जा रहे हैं। तो ये जो सेक्टर है, यहाँ पे कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है। और दूसरी बात है कि जो भी जैसे HDFC टाइप या कोटक टाइप के जिनके जो कस्टमर थे, वो नंबर्स में भले कम थे, बट उनके पैसे वाले थे, मोटे पैसे वाले थे। जैसे आप देखो तो ग्रो जो है, ग्रो के पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स ज़्यादा हैं जियोधा से, बट ग्रो बहुत कम पैसा कमाता है कंपेयर टू जियोधा। क्योंकि जियोधा के पास जो ट्रेडिंग करते हैं उनके पास पैसा ज़्यादा है, वो ट्रेड ज़्यादा करते हैं। तो भले ही वहाँ पे नंबर्स कम है, बट उनका प्रॉफिट ग्रो से कई गुना ज़्यादा है।
तो ये एक चीज़ फैक्टर है। और दूसरी बात हम करें, अगर हम टेक्निकल चार्ट की यहाँ बात करें कि क्या ये कंपनी को खरीदना चाहिए, तो देखिए ये कंपनी, अभी हम पी रेशियो देखें तो इस कंपनी की पी रेशियो आई थिंक 16 के आसपास में है, ठीक है, 17 का पी रेशियो है। हालांकि इसका जो पी रेशियो था, आप देखो तो यहाँ पे एक टाइम पे, ठीक, एक यहाँ आप देखो तो 10-11 के आसपास में था और अभी 16 के ऊपर है। तो पी रेशियो देखिए बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट हाँ जो डर है सिर्फ कॉम्पिटिशन का है कि आमतौर पे ऐसी कंपनी को पी रेशियो मिलता नहीं है। अगर आप यहाँ भी देखोगे, यार हम इसके जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल, तो इसका ही पी करीब 15 का है, ICICI सिक्योरिटीज़ का भी 13 का है, नुआमा वेल्थ एक्चुअली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हैं ये दो कंपनी। आप IIFL का देखो तो ये भी 11 का है, फेयर इंडिया का देखो तो 12 का है। तो एक्चुअली इस सेक्टर को भी पी कम रेशियो मिलता है। तो आप ये सोचो कि बस इसका पी बहुत कम है तो यहाँ से कम नहीं हो सकता इसका पी और भी कम हो जाए, ठीक है। और बाई चांस अगर अर्निंग घटेगी, ठीक है, तो पी अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके साथ में एक रिस्क है। हालांकि कंपनी के साथ कोई दिक्कत नहीं, कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी देखें तो अभी इसका टारगेट, जो नियरेस्ट टारगेट दिख रहा है वो 2000 के आसपास का दिख रहा है कि ये एक बार यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए। उसके बाद अगर ये यहाँ पे भी नीचे गिरता है तो मे भी शायद बड़ा ब्रेकडाउन हो जाए, बट अभी के लिए तो 2000 दिख रहा है। और सवाल ये कि क्या इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो नो डाउट कंपनी फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे हैं, तो इन्वेस्टेबल कंपनी है, मतलब इसके अंदर पैसा लगा सकते हो। बट हाँ, वन टाइम मत करिए, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही बार हमने सारा पैसा लगा दिया। जैसे लेट से अगर आपको 1 लाख रुपए लगाने हो तो आप लेट से 20 हज़ार यहाँ लगा दिया, थोड़ा देर बाद 20 हज़ार फिर लगा दिया, उसके 40 हज़ार नीचे लगा दिया। मतलब कोशिश करिए जो बड़ा अमाउंट है वो था और सस्ते प्राइस के ऊपर लगाया जाए। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही अमाउंट एक ही प्राइस पे आपने लगा दिया सारा, स्टैगर करके धीरे धीरे करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। हालांकि एडवाइस नहीं है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आप अपना खुद से फाइनेंशियल एडवाइस ले सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू।